हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से ग्रैंडफादर सेव हिज ग्रैंडडॉटर एंड टेक हिज रिवेंज के एक और नई वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यार, आप में से जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग ना एक काम करना, आप लोग इसके पिछले वाले जितने भी चैप्टर है, मतलब 5 ही चैप्टर है, उन सभी को जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलो बिना किसी तरीके ये वाली वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी की शुरू में ग्रैंडपा सियाल को अपनी गोदी में उठा के इस जगह से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। इसी समय ग्रैंडपा नोटिस करता है कि सियाल रो रही है, तो ग्रैंडपा सियाल से पूछने लगता है, सियाल तुम रो क्यों रही हो? तो सियाल बोलती है कि सियाल डर चुकी है। तो ग्रैंडपा भी सियाल से बोलने लगता है कि तुम रो मत मेरी बच्ची, तुम डरो मत, तुम्हारा ग्रैंडपा हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और ग्रैंडपा का ये बोलते ही अभी हम लोग को एक जहाज के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हायनी, पुंगहो और बैंडेड के जितने भी लोग थे वो सभी इकट्ठा होकर रखा था। अभी तो हायनी पुंगहो से पूछने लगती है कि अरे यार, ग्रैंडपा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? सच में ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। तो पुंगहो अभी हायनी से बोलता है कि ग्रैंडपा ने ये बताया था कि ग्रैंडपा को एक जरूरी काम है, तो ग्रैंडपा उसे पूरा करके ही आएगा। इसी समय बैंडेड के एक मेंबर अभी सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, वहाँ पे देखो एल्डर। तो हमें भी ये देखने के लिए मिलता है कि ग्रैंडपा आगे आगे दौड़ रहा होता है और ग्रैंडपा के पीछे हेवनली ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के लोग ग्रैंडपा को ही पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तो अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बैंडेड के जो वाइस लीडर है, मतलब ये जो मोटा सांड है, वो ग्रैंडपा की मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन पुंगहो उसे रोक लेता है और बोलता है कुछ देर वेट करो। ग्रैंडपा तो अभी दौड़ते हुए इसी जहाज की ओर आ रहे होते और तोड़ चिल्लाते हुए इन सभी से बोलने लगता है, तुम सभी बुद्धू हो क्या? जल्दी से जो पाल है उसे सेट करो और जहाज को यहाँ से निकालो। ग्रैंडपा के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद पुंगहो सभी को ऑर्डर दे देता है पाल को सेट करने के लिए। तो सभी ना चाहते हुए भी इस काम को करता है। अभी ग्रैंडपा को छोड़ के वे सभी लोगों को यहाँ से जहाज लेके भागते हुए देखने के बाद हेवनली ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आपस में ही बोलने लगते हैं कि क्या वे सभी अपने अपने जान को बचाने के लिए इस ओल्ड मैन को पीछे छोड़ के जा रहा है? लेकिन कोई ना, हम लोगों को उन लोग के साथी के तौर पे एक ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए तो मिलेगा। तो सभी जल्दी से इस ओल्ड मैन को पकड़ो। और देखते देखते यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी ग्रैंडपा के ऊपर बहुत सारे तीर शूट करने लगते हैं। अभी तीर आके ग्रैंडपा को लगता इससे पहले ग्रैंडपा अभी पानी में कूद जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद हेवनली ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के एक लोग बोलने लगता है कि हाँ देखो, वो बुढ़ा पागल हो चुका है, वो खुद ब खुद ही पानी में जंप कर दिया। लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी ग्रैंडपा समुद्र के पानी के ऊपर ही टुई टुई करते करते, मतलब डार्क विट वाटर क्रॉस टेक्निक यूज करते करते पानी के ऊपर से ही बहुत ही आराम से चल रहा होता है। तो इस समय भी पर्सन दोबारा से अपने जितने भी साथी है उन सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, जल्दी से उसके ऊपर दोबारा से तीरों से अटैक करो। तो वे सभी दोबारा से ग्रैंडपा के ऊपर तीरों से अटैक करने लगते हैं, लेकिन एक भी तीर ग्रैंडपा को नहीं टच होता। देखते देखते ग्रैंडपा पानी के ऊपर से उछाल के जहाज के ऊपर आ जाता है। अभी ग्रैंडपा के भयंकर वाला शो ऑफ देखने के बाद बैंडेड के जितने भी मेंबर हैं वो सभी जोर जोर से लीडर लीडर नारा लगाने लगते हैं। इसके साथ ही ये भी बोलने लगते हैं कि लीडर ओपी बोलते, मतलब ऐसे ही फालतू की चिल्ला मिल्ली करने लगते हैं। तो ग्रैंडपा भी अभी सामने की ओर से बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ और शर्माते हुए बोलने लगता है कि अरे यार, तुम सब भी ना। ग्रैंडपा अभी जिस जहाज में है, इस जहाज को पीछा करने के लिए हेवनली ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के लोग दूसरे जहाजों का बंदोबस्त करने लगता है। लेकिन एक पर्सन बोलता है कि सर, यहाँ पे बाकी जितने भी जहाज है उन सभी जहाजों के अंदर वे लोग पहले से छेद करके रखे हैं। तो अभी चाहकर भी ये हेवनली ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के लोग ग्रैंडपा और बाकी बैंडेड के लोगों को पकड़ नहीं सकते। इसी कारण फिर सभी दूर से ही जहाज को जाते हुए देखने लगते हैं। मानी मन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। अभी हम लोग कुछ देर बाद उसी जहाज के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सियाल बाकी बैंडेड के लोगों के साथ पकड़म पकड़ी खेल रही होती है। दूसरी ओर अभी हम लोग को पुंगहो और ग्रैंडपा को लुटे हुए खजाने के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे पुंगहो अभी ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, वे सभी ये सब कुछ सिर्फ लोगों के खून पसीना बहा के कमाया है। पुंगहो अभी ग्रैंडपा को इन सभी खजाने के अंदर से आधे हिस्से को लेने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रैंडपा अभी अपने हाथ में कुछ ही सिक्के को उठा लेता है और बोलता है मुझे बस इतना ही जरूरत है। तो पुंगहो भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए ग्रैंडपा से पूछता है, क्या सच में आप इतना ही चाहते हो? तो ग्रैंडपा आगे से बोलता है कि तो मुझे क्या चाहिए, मैं एक ओल्ड पर्सन हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सियाल की देखभाल करने के लिए जो चाहिए उतना ही। ग्रैंडपा के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद पुंगहो दोबारा से अभी ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि ग्रैंडपा, क्या आप यहाँ से जाने वाले हो? तो ग्रैंडपा भी अभी जवाब देते हुए बोलने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि सियाल के साथ सीक्रेटली रहना सबसे ज्यादा सेफ है। ग्रैंडपा तो अभी पुंगहो से ये भी बोलने लगता है कि आगे से तुम सभी और भी ज्यादा ध्यान से रहना, क्योंकि इस बार सिर्फ ऑफिसर ही नहीं
बल्कि मोरिन अलायंस वाले भी तुम लोगों को ढूंढेगी। ग्रैंडपा के ये बोलते ही अभी हम लोग को पोस्टर में मतलब जो वांटेड पोस्टर होता है उसमें इन सभी के फोटो को ही दिखाई जाती है। एल्डर तो अभी दोबारा से कुंग से ये भी बोलने लगता है कि तुम लोगों को कुछ देर के लिए शांत रहना होगा, क्योंकि समय के साथ साथ आज की घटना लोग भी पूरी तरीके से भूल जाएगी। और हाँ, इस लुटे हुए खजाने के अंदर मेरे जितने भी शेयर्स है उन शेयर्स को लोगों के अच्छे काम में यूज करना। और जैसे ही बारी आती है ग्रैंडपा की जाने की, तभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी की आंखों में आंसू आने लगती है। हाइन ही अभी रोते हुए बोलने लगती है कि सियल तुम अच्छी तरीके से बड़े होना। और देखते देखते अभी ग्रैंडपा भी एक स्माइल के साथ एक छोटी नाव लेके इन लोगों से अलग हो जाता है, जहाँ पे भेसा भी अभी भी ग्रैंडपा को जहाज के ऊपर से ही टाटा कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा अभी नाव चलाते चलाते सियल की ओर देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि सियल लगता है हम लोग को दोबारा से एक न्यू घर ढूंढना पड़ेगा। और ग्रैंडपा का ये बोलते ही अभी हम लोग को बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यू काउंटी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इंट्रेस्ट में ये लिखा हुआ होता है कि इस ह्यू काउंटी के अंदर मोरिन अलायंस के बास्टर्ड अलाउ नहीं है। मतलब ग्रैंडपा इस जगह पे एक तरीके से सेफ रहेंगे। इसी काउंटी के अंदर अभी ग्रैंडपा चलते चलते एक चिकन शॉप के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे 5 टेल्स मतलब यही पकड़ लो कि 5 रुपए के बदले में एक पूरा चिकन मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर मुर्गा को मारता हुआ देखने के बाद सियल बोलने लगती है कि मरे हुए चिकन, बेचारा चिकन, यम यम। मतलब देख रहे हो ना, अफसोस भी जाता रही है, ऊपर से यम यम भी कर रही है खाने के लिए। कुछ देर बाद हम लोग को एक रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सियल अपने एक हाथ से एक लेग पीस को पकड़ के पूरा का पूरा ही पीस मुंह में ठूस ली होती है। तो अभी सियल को इस तरीके से खाते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा सियल से बोलने लगता है कि सियल थोड़ा धीरे खाओ। लेकिन सियल एक हाथ के लेग पीस को खाने के बाद अपने दूसरे हाथों से दूसरा लेग पीस को उठा लेती है खाने के लिए। मतलब देख रहे हो ना, और सही बोल रहा हूँ, मुझे मतलब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैं खुद खा रहा हूँ वेजिटेबल और यहाँ पे चिकन लेग पीस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई बुरा लगता है, भाई दिल से बुरा लगता है। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को इसी रेस्टोरेंट के अंदर किसी को ये चिल्लाते हुए सुनाई देती है कि किसी में है दम जो कि मेरे साथ आके पंजा लड़ा है। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी उसी लौंडे की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही बोलता है कि सच में वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पैसा है, क्या पंजे लड़ाना यहाँ पे कोई एक तरीके का गैम्बलिंग है। ग्रैंडपा ये सोच ही रहा था। इसी समय फिर लौंडा अभी चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अच्छा, मेरे हिसाब से यहाँ पे और कोई नहीं है, तो ये सभी पैसा मेरा हुआ। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक पर्सन आते हुए बोलने लगता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ पंजे लड़ाऊंगा। और इस पर्सन का जो ऑरा है वो भी ग्रैंडपा महसूस कर लेता है और अपने मन में ही बोलता है कि सच में ये लौंडा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्या ये ड्रिंक करने के टाइम पे अपने ऑरा को छुपा रहा था। अभी तो हम लोग को उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि रेसलिंग के लिए इधर उधर चिल्ला रहा था। वो भी अभी डरते हुए बोलने लगता है, अरे साहब, आपके साथ मैं कैसे पंजे लड़ा के जीत सकता हूँ, और ऐसे भी आप हमारे जैसे इस बच्चों के खेल में क्यों आ रहे हैं। तो इस समय रामलाल सामने से अपनी एक उंगली ऊपर की तरफ करते हुए बोलने लगता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ पंजे में एक उंगली ही यूज करूँ, और हाँ, अगर तुम जीत जाते हो तो अभी तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन सभी पैसों का 10 गुना मैं तुम्हें दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद वह लौंडा भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके मन के अंदर लालच आने लगता है। वह लौंडा रामलाल से बोलने लगता है कि ठीक है, लेकिन बाद में जाके आप अपने बातों को चेंज मत कर देना। तो इस बात को सुनने के बाद सामने से रामलाल बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि हे, तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। तो बेसिकली रामलाल का एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड होता है, वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। सो देखते ही देखते वे दोनों के अंदर जो आर्म रेसलिंग का मैच है वो चालू हो जाता है, जहाँ पे रामलाल बस अपने एक ही उंगली यूज कर रहा होता है। देखते देखते अभी भी लौंडा अपना बचा कुचा जितने भी QI एनर्जी है उन सभी को यूज करके रामलाल के उंगलियों के ऊपर बहुत ही जोर से प्रेशर क्रिएट करने लगता है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद रामलाल अभी भी लौंडे से पूछता है, हे, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो अभी हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि रामलाल ने बस अपनी एक ही उंगली से उसके हाथ को पूरी तरीके से मोड़ दिया होता है और आसानी से जीत भी जाता है। और देखते देखते भेलांडे भी अभी अपने कोनी को पकड़ के दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाता है। रामलाल भेलांडे के पास से अभी उन सभी पैसे को लेके रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी से बोलने लगता है कि तो अभी मेरे साथ कौन पंजे लड़ाने के लिए आने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो रामलाल के मुंह से अभी इस तरीके की बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अभी रामलाल से बोलने लगते हैं कि अरे तुम्हारे साथ कौन ही पंजा लड़ाएगा, यहाँ पे किसी भी माइकलाल में उतना भी ज्यादा दम नहीं है जो कि तुम्हें हरा पाए। अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रामलाल अभी अपने उंगलियों के माध्यम से ग्रैंडपा की ओर इशारा करते हुए बोलता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जो कि मुझे हरा सकता है। रामलाल अभी ये बोलने के साथ ही अभी चलते हुए ग्रैंडपा के पास ही आने लगता है। तो ग्रैंडपा भी अभी बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाता है, अपने स्पेयर को कस के पकड़ लेता है, इसी सोच में कि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो रामलाल के छाती पे इस स्पेयर को ग्रैंडपा घुसा देगा। रामलाल अभी ग्रैंडपा के पास आके ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि हे, तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे कि तुमने मेरे किसी भी बात को नहीं सुने हो।
चलो मेरे साथ एक आर्म रेसलिंग करो, मतलब पंजे लड़ाओ मेरे साथ। तो ग्रैंडपा भी अभी बोले कि मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन हूँ, तो तुम मेरे जैसे एक ओल्ड मैन के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो ग्रैंडपा को जवाब देते हुए रामलाल बोले, क्योंकि मुझे पता है तुम एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं हो। रामलाल के मुंह से अभी ये वाले आंसर को सुनने के बाद ग्रैंडपा पूरी तरीके से परेशान होने लगता है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं हर एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इस हु कंट्री में आया हूँ, लेकिन क्या ये चीज सबसे बड़ी गलती है। ग्रैंडपा तो अभी अपने पीछे जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी की तरफ ही देखने लगता है, जहाँ पे लोग तरह तरह की बातें बोल रहा होता है। तो ग्रैंडपा भी अपने मन में दोबारा से इन सभी की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि अगर मैं इस तगड़े बंदे को माना कर देता हूँ तो मुझे नहीं पता आखिरकार सिचुएशन क्या होने वाली है। अभी इस सब कुछ सोचने के बाद ग्रैंडपा सियाल से बोलने लगता है कि सियाल तुम इस चिकन पीस के साथ यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। सियाल भी मान जाती है। तो ग्रैंडपा इस समय रामलाल से बोलने लगा कि अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो मुझे बिना किसी परेशानी के यहाँ से जाने देना होगा। इस बात को तो सुनने के बाद रामलाल भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलने लगता है, अच्छा अगर तुम जीते ठीक है, अगर तुम जीते तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। इवन तुम अगर मेरे सिर को भी चाहोगे तो मैं मेरे सिर को तुम्हें काट के दूंगा। तो अभी रामलाल तथा ग्रैंडपा दोनों ही रेडी हो जाते हैं आपस में पंजा लड़ाने के लिए। ग्रैंडपा अपने सिर से अपने टोपी को उतार देता है। तो अभी ग्रैंडपा के सिर पे बहुत सारे बालों को देखने के बाद साइड में से कोई एक ये बोलने लगा कि देखो इस ओल्ड मैन के सिर पे तो बहुत सारे बाल है। तो इस बात को सुनने के बाद उसके साइड वाला पर्सन उसे चुप कराते हुए बोलने लगता है कि हे तुम्हें क्या जान से हाथ धोना है, रामलाल के सामने इस तरीके की बात मत बोला करो। तो हमें ये जानने के लिए मिलता है कि जैसा कि रामलाल एक टकला है तो रामलाल के सामने जो भी बालों के बारे में बात करता है या फिर रामलाल के टकले को लेकर मजाक उड़ाता है तो रामलाल तुरंत ही उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। देखते देखते अभी ग्रैंडपा अपने हथेली को ऊपर की तरफ कर लेता है और ग्रैंडपा का जो मसल से उसे देखने के बाद भीड़ के अंदर से लोग बोलने लगते हैं कि देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि ये ओल्ड मैन कोई भी ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं है। इसी समय ग्रैंडपा एंड रामलाल दोनों ही अपने अपने हाथ को पकड़ लेता है और जैसे ही रेडी बोला जाता है तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है। ग्रैंडपा का जो पावर है उसे महसूस करने के बाद रामलाल अपने मन में ही बोलने लगता है कि सच में ये ओल्ड मैन ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, जैसा कि मैंने सोचा था। ग्रैंडपा को रामलाल को अच्छी टक्कर देते हुए देखने के बाद आजू बाजू लोग भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए आपस में ही बातें करने लगते हैं कि ये ओल्ड मैन रामलाल को तो अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। कोई तो ये भी बोलता है मैं प्रेडिक्शन ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि रामलाल जीतेगा या फिर ये ओल्ड मैन जीतेगा। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद रामलाल ग्रैंडपा के हाथ को नीचे की ओर धकेलने लगता है। तो ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि ये एकदम इम्पॉसिबल है, मेरे बॉडी के अंदर 180 साल तक का QI एनर्जी मौजूद है, लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ को कैसे धकेल पा रहा है। देखते ही देखते रामलाल ग्रैंडपा के हाथ को और भी ज्यादा नीचे धकेल देता है। ग्रैंडपा अभी हारने वाला था, लेकिन इसी समय हम लोग को एक छोटी सी हाथ को रामलाल के टकले के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं एंड ऑब्वियसली ये सियाल ही होती है। सियाल रामलाल के टकले के ऊपर अपने हाथ को इधर उधर फिराते हुए बोलने लगती है कि सो स्मूथ। अचानक से सियाल को रामलाल के कंधे पे देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सियाल से पूछने लगता है, सियाल आखिरकार तुम वहाँ पे कब चढ़े। लेकिन सियाल अभी भी रामलाल के सिर के ऊपर अपने हाथ को इधर उधर करते हुए बोलने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मुलायम है। अभी तो रामलाल भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन अभी जिस बात का डर था वही होता है। सियाल अभी ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा आखिरकार इस अंकल के सिर के ऊपर बाल क्यों नहीं है। इस बात को तो सुनने के बाद अभी रामलाल और यहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे, मतलब भीड़ के अंदर जितने भी लोग थे, वो सभी भी अभी पूरी तरीके से घबरा जाता है। लेकिन सियाल यहीं पे नहीं रुकता। सियाल अभी दोबारा से रामलाल से बोलने लगती है कि मिस्टर क्या आपके सिर पे बाल ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन रामलाल आगे से बोलता है कि बच्ची नीचे उतरो। तो सियाल अभी आगे से अपने हाथ को सामने की ओर करते हुए जिस जगह पे सियाल खाना खा रहा था उसी जगह से एक चिकन लेग पीस को टेलीकिनेसिस पावर यूज करके अपने पास ले आती है और देखते ही देखते उसी चिकन लेग पीस को रामलाल के मुंह के अंदर ठूस देती है और बोलने लगती है, खाओ, इसे खाने के बाद तुम्हारे सिर के ऊपर जल्दी जल्दी बाल उगेगी। सियाल की एक करतूत के कारण रामलाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। रामलाल के बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की ऑरा बाहर की ओर निकलने लगता है। उसकी आंख भी ब्लैक हो जाती है। तो इस समय इन सभी चीजों को देखने के बाद ग्रैंडपा समझ जाता है कि रामलाल को QI डेफिटेशन हो रहा है। तो इसी मौके का फायदा उठा के ग्रैंडपा रामलाल को हरा के इस पंजे को जीत जाता है। कुछ देर बाद अभी हम लोग को रामलाल को साइड में पड़ा हुआ देखने के लिए मिलते हैं और रामलाल के ऊपर अभी भी सियाल बैठी हुई
होती है जहाँ पे लोग आपस में ही बोलने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है। डोमिनेटिंग सेट का लीडर हार गया, वो भी एक बच्ची के कारण। अभी तो सियाल दोबारा से रामलाल के सिर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलने लगती है कि स्मूथ हेड मिस्टर, क्या ये अच्छी है। इसके साथ ही सियाल उसके सिर के ऊपर इधर उधर हाथ करते हुए बोलने लगते हैं, सच में बहुत ही स्मूथ है। लेकिन इस समय रामलाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम से चिल्लाते हुए उठ खड़ा हो जाता है। सियाल भी गिरने वाली थी, लेकिन ग्रैंडपा सियाल को कैच कर लेता है। अभी तो रामलाल एक पागल की तरह हंसते हुए चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है, मैं श्योर हूँ कि इस बात के बारे में सभी तो सुने ही होंगे। सांगयान काउंटी के अंदर कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था उसके बारे में। रामलाल के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है, फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि क्या ये सभी अभी भी मुझे याद रखे है। अभी तो रामलाल चिल्लाते हुए इन सभी से बोलने लगता है कि माउंटवा सेक्ट और उडंग सेक्ट के बीच जो खून खराबा हुआ था, तुम सभी को उसके बारे में तो पता ही है। और ये सब कुछ जिसने किया था, जिसके मास्टर माइंड के कारण हुआ था, वो और कोई नहीं, वो यही पर्सन है, वो यही ओल्ड मैन है। रामलाल के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, ग्रैंडपा को चीयर अप करने लगता है। आगे से रामलाल झुकते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि ग्रेट वॉरियर, मुझे माफ कर देना, मेरे रूड बिहेवियर के लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। रामलाल तो अभी ग्रैंडपा से ये भी बोलने लगता है, आपके हाथ में जो स्पेयर है और ये जो बच्ची है, इससे देखने के बाद मैं पहले ही अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी मैं वेरीफाई करने के लिए आपके साथ पंचा लड़ाया। आप इस अनऑर्थोडॉक्स सेट के हीरो है। रामलाल के मुंह से अभी ग्रेट वॉरियर और इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलने लगता है कि ये बहुत साल हो गए जब मुझे कोई एक ग्रेट वॉरियर के नाम से बुलाया। और ग्रैंडपा का ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद इसी रेस्टोरेंट के अंदर रामलाल तथा ग्रैंडपा को एक साथ आमने सामने बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे रामलाल ग्रैंडपा से ये पूछता है कि कुछ देर पहले जो टेलीकिनेसिस पावर यूज की थी वो क्या यही छोटी बच्ची ने की थी। तो ग्रैंडपा भी आगे से बोलता है, हाँ, लेकिन इसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता। कौन यकीन करेगा कि एक बच्ची जो कि सिर्फ 2 साल का ही है कैसे ही एक टेलीकिनेसिस पावर को यूज कर सकती है। इसके साथ ही रामलाल से अभी ग्रैंडपा अपने हाथ को आगे की तरफ करने के लिए बोलता है। रामलाल भी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है तो सियाल भी आगे से अपने हाथ को रामलाल के हाथ के साथ टच कराता है। तो सियाल की जो पावर है उसकी वजह से अभी रामलाल चेयर समेत ही पीछे की ओर धकेल जाता है और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ये बच्ची अनरेस्टोरेंट रियलम में है। तो ग्रैंडपा भी अभी सामने से हाँ बोलता है और इसी के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रामलाल अपने साथ ग्रैंडपा को अपने सेक्ट के अंदर लेके जा रहा होता है। और जैसे ही रामलाल ग्रैंडपा को अपने सेक्ट के अंदर लेके आता है तो ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए रामलाल से बोलने लगता है कि सच में यार, तुम्हारा सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं तो ये आशा ही नहीं किया था। ग्रैंडपा तो अभी रामलाल से उसके बाप का नाम भी पूछता है तो इसके जवाब देते हुए रामलाल बोलता है कि मेरे बाप का नाम था रविलाल। रामलाल के मुंह से रविलाल नाम सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा अभी रामलाल से बोलने लगता है, सच में तुम्हारा बाप का नाम रविलाल है। तो रामलाल भी आगे से पूछता है, हाँ है, लेकिन क्या हुआ, क्या आप मेरे बाप को जानते हैं। तो ग्रैंडपा बोलने लगता है कि ऐसे तो मैं तुम्हारे बाप के साथ पर्सनली कभी नहीं मिला, लेकिन ऑर्थोडॉक्स के मेंबरों के बीच में तुम्हारा बाप बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ग्रैंडपा अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इस समय यहाँ पे कुछ डिसाइपल आ जाते हैं और रामलाल से ग्रीट करते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर आप आ गए। तो रामलाल भी अभी ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि आप इधर आइए, मैं आपको मेरे सेट के जितने भी डिसाइपल है उन सभी से मिलाता हूँ। रामलाल का ये बोलते ही अभी हम लोग को एक खुली जगह पे बहुत सारे लोगों को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा अभी ये नोटिस करता है कि यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है उन सभी के सिर पे थोड़ा सा भी बाल नहीं है, मतलब सभी के सभी टकला है। तो इस चीज का कारण अभी ग्रैंडपा रामलाल से पूछने लगता है। तो रामलाल अभी जवाब देते हुए बोलने लगता है कि जिस सेक्ट का सेक्ट लीडर खुद टकला हो तो उसके डिसाइपल कैसे बाल रख सकते हैं। तो इसी कारण ही मैं उन सभी को टकला रहने के लिए बोला। इस बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा सामने से बोले उठे कि आखिरकार तुम इस तरीके का एक घटिया ऑर्डर इन सभी को कैसे दे सकते हो। तो सामने से अभी रामलाल हंसते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि अरे अरे, मैं तो आपसे थोड़ा मजाक किया। तो बेसिकली हम लोग जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं उसकी साइड इफेक्ट के कारण ही सभी लोग टकला हो गए। इसके साथ ही रामलाल अभी ग्रैंडपा से ये भी बोलता है कि हम लोग का एक ट्रेडिशनल है, हम लोग हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उसे हम लोग का जो गोस्ट हेड मार्शल टेक्निक है उसे पास आउट करते हैं। रामलाल अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन अभी हम लोग को रामलाल के पीछे ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो कि इस बात को सुनने के बाद सीधा यहाँ से दौड़ लगाता है। ऑब्वियसली ग्रैंडपा नहीं चाहता है कि इस उम्र में जाके सिर के बाल झड़ जाए। ग्रैंडपा अभी दौड़ लगा के इस जगह से बाहर जा ही रहा था, लेकिन इस समय यहाँ पे एक
लेडी आ जाती है जो कि बेसिकली रामलाल की वाइफ होती है। नाम है लीलावती। लीलावती यहाँ पे आते ही ग्रैंडपा से बोलने लगी, मैंने सुना हमारे यहाँ पे कोई एक स्पेशल गेस्ट आया है। तो इस समय ग्रैंडपा जैसे ही अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एल्डर डियो है और ऑडियंस मुझे ग्रैंडपा के नाम से जानते हैं, तो लीलावती भी सामने से अपना नाम बताती है और ग्रैंडपा को ग्रीट भी करती है। और इसके साथ ही लीलावती ग्रैंडपा के पीछे जैसे ही रामलाल को देखता है तो रामलाल से बोलने लगती है कि ओ तुम यहाँ पे हो। लीलावती तो अभी सियाल के पास जाके सियाल को भी थोड़ा प्यार करती है और इसके साथ ही एक गार्ड से बोलती है, हम लोगों के स्पेशल गेस्ट को उसके रहने की जगह पे लेके जाओ। इसी समय रामलाल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अभी ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि चलिए बड़े भाई, मैं आपको खुद लेके जाऊंगा उस जगह पे। लेकिन इस समय लीलावती रामलाल के कॉलर को पीछे से पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलने लगी कि सेक्ट लीडर, क्या हम लोग को अपने फैमिली मैटर के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना था? क्या आप भूल गए? और ये बोलने के साथ ही रामलाल को अभी खींचते हुए यहाँ से लेके जाने लगती है। अभी तो ग्रैंडपा ये भी दिखता है कि पीछे की ओर लीलावती बहुत ही जोर से रामलाल के पाँव में खींच के एक लात मारती है और चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना कि दिन के उजाले में किसी भी रेस्टोरेंट में जाके ड्रिंक ना करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि सेक्ट को ऐसे ही खुला ना छोड़ने के लिए। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा अपने जगह पे आ गया था, मतलब जो रामलाल उसे रहने के लिए जगह दिया था उस जगह पे आ गया होता है। ग्रैंडपा अभी इस जगह को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपने मन में ही सोचते हुए ये बोलने लगता है कि किसने सोचा था कि वे लोग मुझे रहने के लिए इतना ज्यादा एक बढ़िया जगह देगा। सच में ये सब कुछ एकदम एक सपने की तरह लग रही है। और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद ही ग्रैंडपा अभी अपने पास से उसी स्क्रोल को बाहर की तरफ निकाल लेता है, मतलब उसी कागज को बाहर की तरफ निकाल लेता है और कागज को अच्छी तरीके से देखते हुए सियाल से बोलने लगता है, आज से तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हें एनहिलिट स्पेयर टेक्निक के हर एक चीज को सिखाएगा। और ग्रैंडपा का ये बोलते ही अभी हम लोग को कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा अभी भी एनहिलिट स्पेयर टेक्निक के हर एक पार्ट को सियाल को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसी समय यहाँ पे रामलाल दरवाजे को खोल के अचानक से यहाँ पे आ जाता है और रामलाल को देखने के बाद सियाल ग्रैंडपा के गोदी में कूद के आ जाती है और बोलने लगती है कि स्मूथ हेड सो ब्राइट, मतलब साफ साफ बोल रही है कि टाकला बहुत ही ज्यादा चमक रही है। अभी तो ग्रैंडपा भी रामलाल से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम सुबह सुबह इतना जल्दी और अपने सेट के इतने सारे मेंबरों के साथ कहाँ पे जा रहे हो? तो आगे से रामलाल बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ और बहुत ही ज्यादा डरावनी तरीके से बोलने लगता है कि बिग ब्रदर अच्छी तरीके से सुनो, शायद से हो काउंटी बैटलफील्ड के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? तो आगे से रामलाल दोबारा से ग्रैंडपा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगता है कि वो कभी ने वाइपर सेट के लोग हमारे सेट के बच्चों को मारा है, तो मैं वाइपर सेट के जितने भी लोग हैं उन सभी को मारने जा रहा हूँ। तो रामलाल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलने लगता है कि क्या ये जो वाइपर सेट है ये अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक पार्ट नहीं है? तो आगे से अभी रामलाल ग्रैंडपा से बोलने लगते हैं कि एक्चुअली में हमारे जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है यहाँ पे 4 सेक्ट है, जिनमें से वाइपर सेक्ट जो डार्क ड्रैगन ग्रुप है उन लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है और वे लोग धीरे धीरे करके बाकी जो 2 सेक्ट है उन्हें भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अभी रामलाल के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा आगे से रामलाल से पूछने लगता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प ना करूं? तो रामलाल भी आगे से बोलता है कि अगर आप हेल्प करते तो अच्छा होता, लेकिन कोई ना। और इसके साथ ही हंसते हुए दोबारा से सियाल की ओर उंगली करते हुए बोलने लगता है कि आप यहीं पे रुकिए और अपना ध्यान रखिए और सियाल का भी ध्यान रखिए, मैं जाके उन सभी कमीने बास्टर्ड को मार के आता हूँ। लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि सियाल रामलाल के टकले के चमक की वजह से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली होती है। अभी रामलाल भी ग्रैंडपा को सेफ रहने की बात बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से सियाल रामलाल से बोलती है, स्मूथ हेड मिस्टर, क्या आप आने के टाइम पे मेरे लिए फ्रूट शुगर कैंडी लेके आ सकते हो? तो इसके लिए रामलाल भी मान जाता है और इसके साथ ही ग्रैंडपा से बोलता है, मेरे वापस आने के बाद आज रात हम लोग एक साथ ही डिनर करेंगे। और ये बोलने के बाद ही अभी रामलाल बहुत ही गुस्से के साथ अपने जितने भी साथी है उन सभी को लेके यहाँ से जाने लगता है और ग्रैंडपा बस खड़े खड़े रामलाल को यहाँ से जाते हुए देखता है और अपने मन में ही बोलता है कि जब तक सियाल बड़ी नहीं हो जाती, जब तक कि ना मैं सियाल की मैरिज नहीं करवा देती, तब तक मैं इन सभी चीजों से दूरी बना के रहूंगा। तो यार देखो गाइस, इस मानवा के जितने भी चैप्टर है ना, मतलब 52 या 53 चैप्टर है, उन सभी चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ लिया हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है सियाल की शादी ग्रैंडपा से ही होने वाली है। मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब डायरेक्टली कहीं पे तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद, क्योंकि ग्रैंडपा की जो एज है वो बॉडी रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद एकदम सियाल जैसी हो जाती है। तो देखो यार आगे क्या होने वाला है मुझे तो नहीं पता, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी हम लोगों को कुछ देर बाद लीलावती को दिखाई जाती है, जो कि अपने हाथ में बहुत सारे खाने को लेके ग्रैंडपा के पास ही आई होती है सियाल को देने के लिए। अभी लीलावती जैसे ही दरवाजा खोल के सामने की ओर देखता है तो लीलावती को अभी सामने की ओर दिखाई देती है कि ग्रैंडपा एंड सियाल दोनों एक साथ ही ट्रेनिंग कर रही होती है और सियाल यहाँ पे ग्रैंडपा के हर एक मूवमेंट को कॉपी कर रही होती है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद लीलावती इन सभी को डिस्टर्ब न करते हुए यहाँ पे खाने को चुपके से रख देती है और अपने मन में ही बोलती है कि आखिरकार सियाल इतना ज्यादा क्यूट कैसे हो सकती है। और इसके साथ ही अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगती है कि वैसे भी मेरे पास भी एक बेबी आने वाली है। और यहाँ से जाते जाते लीलावती अपने मन में ये भी बोलता है कि आज रात के खाने के लिए मुझे शियाल के लिए उसकी पसंदीदा मीट तैयार करना होगा। अभी हम लोग को कुछ देर बाद दिखाया जाता है शाम भी हो जाती है, जहाँ पे सियाल एंड ग्रैंडपा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अभी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा अभी धीरे से अपनी आंख ओपन करके अभी बोलता है कि अरे यार टाइम बहुत ही ज्यादा बीत गया और देखते ही देखते शाम भी हो गया। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय सियाल बोलने लगती है कि ग्रैंडपा हर्ट स्मूथ हिट मिस्टर हर्ट। सियाल के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सियाल से पूछता है क्या तुम्हारा मतलब रामलाल से है? तो आगे से सियाल बोलते हैं कि नहीं, रामलाल की वाइफ लीलावती बहुत ही ज्यादा जख्मी है। तो इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा की होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। ग्रैंडपा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा तुरंत ही अपने स्पेयर को पकड़ लेता है और दौड़ के यहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है और जाते जाते सियाल से ये भी बोलता है सियाल मैं कुछ ही देर में वापस लौट के आऊंगा और तुम यहाँ से थोड़ा सा भी मत हिलना। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा को रामलाल की कही हुई बात याद आता है, जहाँ पे रामलाल ये बोला था कि इस जगह मतलब पे हुक आंटी एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट होने वाली है। और इस बात को याद करने के बाद ग्रैंडपा भी समझ जाता है इस जगह पे सियाल को अकेले छोड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और ग्रैंडपा का इस सोच से ही अभी हम लोग को लीलावती की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे लीलावती अपने हाथ में एक स्पेयर को पकड़ के रखी हुई थी और लीलावती की पेट में से ब्लीडिंग भी हो रही थी। लीलावती के सामने अभी हम लोग को भाइपर ब्लड सेट के स्क्वाड लीडर को देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम होता है चियन। चियन हंसते हुए लीलावती से अपने प्लान के बारे में बताता है, मतलब वही कि 4 जो सेक्ट है उन सभी को अपने कब्जे में लेना, इन सभी के बारे में बताता है। लेकिन इस काम में एक बाधा है, जो कि है ए डोमिनेटिंग सेक्ट, जो कि किसी के काबू में नहीं आता और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस बात को लीलावती भी अभी समझ जाती है कि उसके पति को यहाँ से भेजना एक सोचा समझा प्लान है। चियन अभी आगे से शर्ट के ऊपर से ब्लड को साफ करते हुए अभी लीलावती से बोलने लगता है कि तुम अपने आप को सैनिटाइज कर दो, इससे शायद मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूं। तो आगे से लीलावती चियन से बोलने लगती है कि तुम मुझे पागल समझती हो क्या? तुम मुझे पकड़ के एक होस्टेजेस के रूप से यूज करोगे और उसके बाद तुम मेरे पति को सबमिट करने के लिए मजबूर कर दोगे। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे जीते जागते ये सब कुछ कभी नहीं होगा। लीलावती के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सामने से सीचैन बोलता है कि ऐसा है क्या, तो फिर मारा जाओ। और ये बोलने के साथ ही बहुत सारे सोल्जरों को लीलावती के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जैसे ही वे सभी एक साथ लीलावती की बॉडी के ऊपर अपने अपने शॉट के साथ हमला करते हैं, वैसे लीलावती अपने स्पेयर को नीचे की तरफ करके एकदम जिम्नास्टिक पोजीशन में आ जाती है और देखते ही देखते घूम के यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को फाड़ देता है। मतलब जितने भी लोग अटैक करने के लिए आए थे उन सभी को एक ही झटके में निपटा देती है। इसी समय लीलावती नोटिस करती है कि उसके साइड में से एक और पर्सन अपनी जान को बचाते हुए भाग रहा है। तो लीलावती बिना किसी तरीके अपने स्पेयर को उसके छाती पे उसके बैक साइड पे घुसा देता है। लेकिन यहाँ पे लीलावती बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि लीलावती के स्पेयर को वही पर्सन अपने दूसरे ओर से पकड़ ली होती है। और इस घटना को मैं कैसे समझाऊं, मतलब जैसे ही लीलावती उस पर्सन के पीठ में अपने स्पेयर को घुसा देती है तो स्पेयर का जो अगले वाला भाग है वो उसके छाती से होके बाहर की तरफ निकलती है और स्पेयर के उसी भाग को वो पर्सन अभी अपने हाथों से पकड़ ली होती है, जिससे कि स्पेयर को लीलावती अभी बाहर की तरफ खींच के निकल नहीं पाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के चियन अभी बहुत ही तेजी से अपने शॉट के माध्यम से लीलावती के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस टाइम पे तो लीलावती पूरी तरीके से बेसहारा हो जाती है। चियन देखते देखते लीलावती के ऊपर अपने शॉट से बहुत ही जोर से एक स्लैश मार देता है। लेकिन इसी समय यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाता है। ग्रैंडपा अपने स्पेयर को आगे की तरफ करके चियन के शॉट स्लैश को ब्लॉक कर लेता है और चियन को दूर धकेल देता है। ग्रैंडपा अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ लीलावती से बोलने लगता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, जब तक कि ना तुम्हारा टकला पति मतलब रामलाल नहीं आ जाते तब तक मैं थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद लीलावती भी पीछे से बोली, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपको कैसे इन लोगों के साथ फाइट करने दे सकता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ भी सभी फ्रस्ट्रेटेड ऑडियर है।
तो लीलावती के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि हाँ, लीलावती सही बोल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं अकेले अपने से हैंडल नहीं कर सकता। और तो और लीलावती और उसके साथ यहाँ पे जितने भी साथी है उन सभी को मैं यहाँ पे मारने के लिए छोड़ के भी नहीं जा सकता। ग्रैंडपा तो अभी अपने मन में ही अपने फैमिली के बारे में भी सोचता है कि किस तरीके से ग्रैंडपा के फैमिली को मार दिया गया था। अभी तो हम लोग को चियन को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय ग्रैंडपा के कारण ही बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है और चियन अभी ग्रैंडपा को देखने के बाद बोलने लगता है कि आखिरकार ये ओल्ड मैन कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सामने से ग्रैंडपा अभी चियन से बोलने लगता है कि आज ये ओल्ड मैन तुम्हें एक मौका देता है, सरेंडर कर दो और अपने जीवन को बचा लो। और ये बोलते टाइम ग्रैंडपा चियन के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। तो चियन भी इस प्रेशर को महसूस करने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और बोलने लगता है क्या ये ओल्ड मैन ऑन रेस्टोरेंट रियल में है। इसी समय ग्रैंडपा दोबारा से चियन से बोलने लगता है कि अगर तुम अभी भी यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। लेकिन चियन वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने जितने भी साथी है उन सभी को ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने के लिए बोलता है और तो और एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट करने के लिए बोलता है। तो अभी चियन को ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा एक गहरी सांस लेता है और सियल से पूछने लगता है कि सियल तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ गलत काम को करने के लिए बोलूंगा तो तुम क्या करोगे। तो सियल अभी आगे से बोलती है कि मैं तुम्हें मारूंगी। तो ग्रैंडपा अभी सियल से बोलता है कि हाँ, ऐसे ही सामने की ओर वो जो लोग दिख रहे हैं, जो लोग लाल कपड़े पहने हुए हैं, वो सभी लोग बहुत ही गलत काम किया है। तो सियल तुम्हें अभी उन सभी को हिट करना होगा। और ये बोलने के बाद ही ग्रैंडपा अपनी बॉडी के ऊपर जो मोटा कपड़ा था उसे बाहर की तरफ उछल देता है और सियल को इन सभी को हिट करते टाइम अपनी आंख बंद रखने के लिए भी बोलता है, जिससे कि सियल को ब्लड ये सब कुछ ना दिखे। तो सियल भी बहुत ही कस के अपनी आंख बंद कर लेती है। तो ग्रैंडपा को और सियल को ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद चियन मन ही मन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अपने जितने भी बंदे हैं उन सभी को चिल्लाते हुए बोलता है एक साथ अटैक करो। लेकिन इसी समय देखते ही देखते चियन के सिर पे बहुत ही जोर से एक डंडा आके लगता है, जो कि किसी और ने नहीं सियल ने ही मारी होती है। और इस सिंपल हिट का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज्यादा तेज है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। चियन इस अटैक के कारण पीछे की ओर 10 हाथ दूर जाके गिरता है और चियन के आसपास जितने भी सोल्जर थे वो सभी भी प्रेशर की वजह से पीछे की ओर उड़ने लगते हैं। और इस हिट को मारने के बाद सियल आगे से बोलती है बैड मिस्टर। लेकिन आगे से चियन इस हिट को खाने के बाद पूरी तरीके से हिल जाता है। वो अपने मन में ही बोलता है कि आखिरकार ये क्या था। लेकिन इस समय चियन अपने आप को संभालने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने जितने भी साथी है उन सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि जाओ सभी एक साथ अटैक करो। तो अभी हम लोगों को एक पर्सन को बहुत ही तेजी से अपने शॉट को लेके ग्रैंडपा के पीछे से उछल के अटैक करते हुए दिखाई जाता है। लेकिन अगले ही पल वो पर्सन अभी दोबारा से उसी रास्ते से हवा में उड़ते हुए जाने लगता है। एंड ऑब्वियसली ये क्या होते सियल ने देखते ही देखते जो भी ग्रैंडपा के पास आते हैं उसे सियल एक एक झटके में हवा में उड़ा देती है। ग्रैंडपा तो अभी सियल से ये भी पूछता है सियल क्या तुम अपनी आंख बंद करके रखी हो ना। तो सियल भी अभी बोलता है यस यस। अभी तो हम लोग को ग्रैंडपा को भी किसी के टांग को काटते हुए दिखाई जाता है। इसके साथ ही ग्रैंडपा अभी ये बोलता है अभी टाइम आ चुका है सीरियस होने का। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से इन लोगों की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पे सियल अपने डंडे से इन लोगों के ऊपर एक एक हिट करती जाती है। और उसी हिट करे हुए बंदे को ग्रैंडपा एकदम पूरी तरीके से अपने स्पेयर से चिरफाड़ कर देते हैं, घूम देता है। सामने की ओर अपने एलाइट वॉरियर को इस तरीके से मारते हुए देखने के बाद चियन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, घबराने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है आखिरकार उसे क्या करना है। और दूसरे ओर ग्रैंडपा धीरे धीरे करके लोगों को मारते हुए एलाइट वॉरियर को मारते हुए चियन के पास ही आने लगता है। देखते ही देखते ग्रैंडपा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के जितने भी वॉरियर थे उन सभी को मार दिया होता है। तो अभी चियन के पीछे दोबारा से सेकेंड यूनिट के वॉरियर हाजिर हो जाते हैं। चियन अभी सभी को चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से किलिंग शॉट फॉर्मेशन तैयार करो। तो चियन की मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी यहाँ पे जितने भी वॉरियर थे वो सभी लोग अभी फॉल बैक करते हैं, ग्रैंडपा से दूरी बना लेते हैं। तो ग्रैंडपा भी थोड़ा सरप्राइज होता है। ग्रैंडपा आगे की ओर देखता है कि पहले के मुताबिक यहाँ पे और भी ज्यादा सोल्जर इंक्रीज हुए हैं। और तो और वो सभी सोल्जर मिलके अभी सामने की ओर एक सांप के मुंह की तरह फॉर्मेशन भी बनाया है। अभी तो लीलावती भी ग्रैंडपा से बोलने लगते हैं कि ग्रैंडपा आप अपने पोती को लेके मतलब सियल को लेके यहाँ से चले जाइए। सियल चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो फिर भी आप उन लोग के साथ सियल को लेके नहीं लड़ पाएंगे।
तो इस बात के रिप्लाई में ग्रैंडपा भी सामने से मना कर देता है और बोलता है नहीं, मैं तुम लोग को ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। और इसके साथ ही ग्रैंडपा अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम सियल नहीं है, वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्टेमिना के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अभी तो हम लोग को सियल को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी भी ग्रैंडपा के बैक साइड में रह के अपने हाथ में जो बांस है उसे ह्यू ह्यू करके घुमा रही होती है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय सामने से चियन ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि मैं अपने माइंड को चेंज कर लिया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उस बच्ची को यहाँ पे छोड़ के जाना होगा, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में जाके ये बच्ची हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक थ्रेट बनेगी। और इसी कारण ही आज मेरा ये अर्थ किलर स्क्वाड अपने हर एक चीज को दांव पे लगा देगा इस बच्ची को मारने के लिए। लेकिन आगे से ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना प्रेशर क्रिएट करते हुए भड़कते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम कमीने, तुमने क्या बोला? तुम किसे मारना चाहते हो? यही मेरा इकलौता ब्लड रिलेटेड है और तुम इसे मारना चाहते हो। और ग्रैंडपा का जो प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे वो भी थर-थर करके कांपने लगते हैं। तो चियन आगे से चिल्लाते हुए अपने सोल्जर से बोलने लगते हैं कि तुम सभी क्या कर रहे हो, अपने अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखो। इसी समय ग्रैंडपा भी सियल से पूछने लगता है कि सियल, तुम्हें एनिहिलेटिंग जो स्पेयर टेक्निक है जिसे कि मैंने तुम्हें सिखाया था उसे याद है ना? तो सियल भी आगे से हंसते हुए बोलने लगती है कि हाँ मुझे याद है। तो अभी ग्रैंडपा सियल से बोलता है कि चलो फिर हम दोनों एक साथ इसे परफॉर्म कर दे है। तो जैसे ही अभी ग्रैंडपा और सियल इस एनिहिलेटिंग स्पेयर टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से सामने की ओर बहुत ही तेज एक लेजर बीम जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे सोल्जरों के हाथ पांव मतलब टुकड़ों में बिखर जाते हैं। एक ही झटके में बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अभी चियोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। चियोंग पूरी तरीके से घबरा जाता है। ग्रैंडपा की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि ये क्या हो गया, एक ही झटके में हम लोगों के इतने सारे लोग मारा गए, आखिरकार कैसे कैसे ऐसी चीज पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन इस समय चियोंग मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। भड़कते हुए अपने बाकी जितने भी सोल्जर है उन सभी को चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ, लेकिन इस बार सिर्फ उसी ओल्ड मैन के ऊपर ही अटैक करना। चियोंग के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद उसके सोल्जर ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक जन ग्रैंडपा के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो ग्रैंडपा अपने स्पेयर से बहुत ही आसानी के साथ ये वाले अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी समय जैसे ही एक और जन ग्रैंडपा के ऊपर अपने शॉट से स्लैश मारता है तो ग्रैंडपा अपने बचाव में पीछे की तरफ पूरी तरीके से झुक जाता है। लेकिन इसी समय एक और जन ग्रैंडपा के ऊपर एकदम सीधा अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी अभी पूरी तरीके से घबरा जाता है। ग्रैंडपा को अपने सामने एक सांप का बड़ा सा मुंह दिखता है, मतलब इस अटैक को डॉज करने के लिए ग्रैंडपा के पास और कोई मौका ही नहीं बचा। इसी समय लीलावती को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि ग्रैंडपा की ऐसी हालत देखने के बाद दौड़ के ग्रैंडपा के पास से आने लगती है। इसी समय ग्रैंडपा भी सियल को बोलता है कि सियल अपनी आंख ओपन करो। तो सियल भी अभी अपनी बड़ी सी आंख ओपन करता है। सियल की आंखों में एक चमक दिखाई देती है। यहाँ पे सियल अपनी पावर यूज कर पाती उससे पहले आसमान की ओर से एकदम मीटेओराइट की तरह बहुत सारे लेजर बीम इसी जगह पे आके गिरता है। जोर जोर से धमाका होता है। तो जैसे ही अभी धुआं थोड़ा सा साफ होता है हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टाकले लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये सभी होते हैं इसी सेट का ही डिसाइबल, जो सभी रामलाल के साथ फाइट करने के लिए गया होता है। लेकिन वे सभी अभी यहाँ पे आ चुके थे। तो अभी इन सभी को देखने के बाद चियोन पूरी तरीके से घबरा जाता है। चियोन के बहुत सारे सोल्जरों की बॉडी इधर उधर पड़ी हुई दिखाई जाती है। इसी धुएं के अंदर अभी हम लोग को रामलाल को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने दोनों हाथों में दोनों शॉट को पकड़ के एकदम क्रॉस सिचुएशन में खड़े हुए थे। रामलाल अभी अपने जितने भी सोल्जर है उन सभी को चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पे जितने भी इंजर्ड है उन सभी लोगों की हेल्प करो। इसी समय रामलाल का ध्यान लीलावती के ऊपर भी जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि लीलावती की पेट में से खून बाहर की ओर आ रही है। तो इस समय रामलाल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज करते हुए सामने की ओर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार वो कौन सा कमीना है जो कि मेरी वाइफ की पेट में स्टैब किया है। रामलाल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे, मतलब चियोन के जितने भी सोल्जर यहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे, वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। आपस में ही बातें करने लगता है, एक दूसरे से पूछने लगता है। लेकिन इसी समय सियल अपने बैम्बू स्टिक से सामने की ओर एकदम सीधा चियोन की ओर इशारा करते हुए बोलता है उस मिस्टर ने ये सब कुछ किया है। सियल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी चियोन पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपनी सफाई देते हुए बोलने लगता है कि क्या मैंने कब क्या तुमने देखा? तो आगे से अभी सियल गाल फुलाते हुए बोलती है या मैंने देखा। तो चियोन आगे कुछ और बोल पाता, लेकिन इसी समय चियोन के गले के बहुत ही ज्यादा करीब हम लोग को एक शॉट को देखने के लिए मिलता है, जो कि बेसिकली रामलाल का ही होता है। अभी तो रामलाल चियोन के गले को काट ही देता, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पे 2 सोल्जर आ जाते हैं और अपने अपने शॉट के माध्यम से रामलाल के शॉट को बहुत ही मुश्किल
से पकड़ लेते हैं, जिसके कारण चियोन यहाँ पे बच जाता है। लेकिन रामलाल वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि चल हट करके एक ही बार में उन दोनों सोल्जरों को यहाँ से उड़ा देता है और एकदम सीधा दोबारा से चियोन के ऊपर बहुत ही जोर से एक स्लैश मारता है और चियोन का खेल यहीं पे खत्म कर देता है। और चियोन को मारने के बाद अभी चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है कि जाओ बाकी जितने भी कमीने हैं उन सभी को चुन चुन के मारो, कोई भी यहाँ से जिंदा बच के न जा पाए। और देखते ही देखते यहाँ पे वाइपर ब्लड सेट के जितने भी लोग थे उन सभी को ग्रैंडपा के आंखों के सामने बहुत ही बेरहमी से ये लोग जाके मार देते हैं। अभी तो ग्रैंडपा ये भी नोटिस करता है कि सियोल अपनी पावर ज्यादा यूज करने की वजह से अभी ग्रैंडपा के बैक साइड में ही सो गई है। इसी वक्त लीलावती भी यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से ग्रैंडपा को शुक्रिया अदा करती है इस डोमिनेटिंग सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने जीवन को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तो इसके रिप्ले में ग्रैंडपा भी अभी बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो, मैं तो बस थोड़ा सा ही रिपे किया हूँ, तुम लोगों ने मेरे और सियोल के लिए जो कुछ भी किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रैंडपा तो अभी यहाँ से जाते हुए लीलावती से यही बोलता है तुम इन सभी बातों के बारे में मत सोचो, बस तुम अपनी इंजरी को जल्दी से ठीक करो। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अभी अपने कमरे के अंदर आ जाता है और आते ही सियोल को बिस्तर के ऊपर सुला देती है और खुद भी सियोल के साइड में लेट जाता है। सियोल भी अभी धीरे धीरे करके ग्रैंडपा को पकड़ के ग्रैंडपा के साइड में ही चैन से सोने लगती है। इसी के साथ ही सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को रात के सीन को दिखाई जाता है जहाँ पे सियोल स्वीट फ्रूट कैंडी खा रही होती है और सामने की ओर ग्रैंडपा और रामलाल मिलके पैक बना रहा होता है, जहाँ पे रामलाल अभी सियोल की ओर देखते हुए अभी ग्रैंडपा से बोलता है कि आज सियोल और तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ सही सलामत है। तो ग्रैंडपा भी आगे से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ का जो इंजरी है वो कैसी है। तो हंसते हुए रामलाल बोलने लगता है पहले मैं लीलावती की पेट में जो बच्चा है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहा था, लेकिन मुझे पता चला बच्चे तो सही सलामत है और वो जो इंजरी है वो तो बस पेट के ऊपर एक छोटा सा काट था। और देखते ही देखते अभी रामलाल और ग्रैंडपा मिलके प्लान बनाने लगता है, जहाँ पे ग्रैंडपा अभी रामलाल से ये बोलने लगता है हेवन रीचिंग अलायंस वाले को डोमिनेटिंग सेक्ट के साथ एक साथ जोड़ने के लिए। तो इसके रिप्ले में रामलाल अभी ग्रैंडपा से बोलता है क्या वे लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो इसके रिप्ले में ग्रैंडपा भी रामलाल से बोलता है कि तो क्या हुआ अगर वाइपर ब्लड सेक ने उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो क्या हम लोगों के लिए ये सब कुछ सही रहेगा, उन लोगों की नंबर संख्या में और भी ज्यादा हो जाएगी। ग्रैंडपा तो अभी रामलाल से ये भी बोलता है कि तुम अगर उन लोगों को पसंद भी नहीं करते हो फिर भी उन लोगों को हम लोगों के साथ जोड़ना एकदम सही रहेगा। तो इसके रिप्ले में अभी रामलाल ग्रैंडपा से बोलता है ठीक है बड़े भाई, आप एकदम चिंता मत करो, मैं उन सभी को अपने साथ जोड़ लूंगा और अगर वे लोग नहीं माना तो मैं जाके उन सभी को एक एक करके आग के समुद्र में फेंक दूंगा। रामलाल के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद ग्रैंडपा के मुंह से वाइन भी बाहर की तरफ निकल जाती है और ग्रैंडपा धड़ाम करके पीछे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग को हेवन रीचिंग अलायंस के जगह का सीन दिखाया जाता है और इसी अलायंस के बाहर की ओर जो दो चौकीदारी है वो दोनों आपस में ही अभी रामलाल के चमकते हुए टाकले के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसी समय यहाँ पे रामलाल हाजिर हो जाता है और एक भूत की तरह रामलाल को अचानक से अपनी साइड पे देखने के बाद वेतोना गार्ड पूरी तरीके से घबरा जाता है, वही माँ करके चिल्ला के उठता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि रामलाल के टाकले के बारे में जो भी बात करता है उसका बस एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। लेकिन रामलाल को अभी ग्रैंडपा की बात याद आती है, जहाँ पे ग्रैंडपा कल रात को ग्रैंडपा को ये बताया था कि जो भी हो जाए तुम किसी को नहीं मारना। सामने की ओर वेदोना गार्ड भी अपने अपने स्पेयर को पकड़ते हुए अभी रामलाल से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो रामलाल आगे से जवाब देता है कि मैं हेवन रीचिंग अलायंस को कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ। लेकिन हम लोग को ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इन दोनों से बोलता है हम लोग के रास्ते से हट जाओ। लेकिन वेदोना सोल्जर उल्टा ही ग्रैंडपा को देखने के बाद ये बोलने लगता है कि आखिरकार ये ओल्ड मैन कहाँ से आया। और तो और एक जन ये भी बोलता है हे बुड्ढा, तुझे मारना है क्या, डर नहीं लगता तेरे को। तो अभी ये जो गेट है इसे हम लोग को पीछे की ओर से बहुत ही जोर जोर से कांपते हुए दिखाया जाता है और अगले ही पल में वे दोनों सोल्जर इस गेट को तोड़ते हुए एकदम अंदर की तरफ जाके गिरते हैं। और ग्रैंडपा का एक कारनामा देखने के बाद साइड में रामलाल अपनी शक्ल बनाते हुए बोलता है ओ। ग्रैंडपा अभी अंदर की तरफ आने लगता है, जहाँ पे वे दोनों गार्ड अभी इस अटैक के कारण घूम रहा होता है। तो ग्रैंडपा इन दोनों गार्ड से बोलता है कि हे ओवर रिएक्ट करना बंद करो। तो ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वे दोनों गार्ड देखता है कि वे दोनों तो सही सलामत है। और इस चीज को देखने के बाद तो रामलाल भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, आखिरकार इन दोनों के ऊपर अटैक करने के बावजूद वे दोनों गार्ड किस तरीके से सही सलामत हो सकते हैं। अगले सीन में अभी हम लोग को एक गार्ड को तेजी से जाते हुए इस अलायंस का जो मास्टर है, मतलब जो हॉल मास्टर होते हैं, उन्हीं के पास ही आते हुए अभी चिल्लाते हुए बोलने लगता है
कि एल्डर हम लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। वही गार्ड का ये बोलते अभी हम लोग सामने की ओर एक ओल्ड मैन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि होता है इस हेवन रीचिंग अलायंस का एल्डर, और इस पर्सन का नाम होता है सीफू। सीफू पूछने लगता है क्या हुआ भाई, तुम इतना घबराए क्यों हो? तो सामने से वे लौंडा बोलने लगता है कि रामलाल यहाँ पे आए हैं। तो इस बात को सुनने के बाद सीफू पूरी तरीके से घबरा जाता है और उसे पूछने लगता है कि उसके साथ कितने सारे लोग हैं, रामलाल के आपने जितने भी एलाइट है उन सभी को यहाँ पे लेके आए हैं। तो सामने की ओर से वे लौंडा बोलता है कि नहीं, रामलाल यहाँ पे अकेले आए हैं और तो और वो अपने साथ एक ओल्ड मैन को भी लेके आए हैं, जो कि अपने बैक साइड पे एक बच्ची को कैरी कर रहा है। तो वे लौंडे के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद जो सीपू है पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या, लेकिन सीपू बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। सीपू चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से हमारे जितने भी लोग हैं उन सभी को कैद करो, और इसके साथ ही सीपू खुद अभी रामलाल के सामने आके खड़ा हो जाता है। रामलाल से पूछने लगता है कि क्या हुआ भाई, सुबह सुबह यहाँ पे क्यों आए हो? तो सीपू अभी सामने से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो सामने से सीपू चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कह रहे तुम यहाँ पे बात करने के लिए आए हो, लेकिन तुम कुछ देर पहले हमारे 2 लोगों को पीटा है ना? तो अभी सामने की ओर सीपू के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद और रामलाल को इस तरीके से परेशान होते हुए और घबराता हुआ बात करते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा रामलाल से बोलता है पीछे हटो और देखो मैं किस तरीके से बात करता हूँ। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अभी आगे की ओर आ जाता है। तो ग्रैंडपा को अभी आगे की ओर आते हुए देखने के बाद यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे इंक्लूडिंग सीपू भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सीपू पूछने लगता है आखिरकार ये कौन है और यहाँ पे किस लिए आया है? तो ग्रैंडपा अभी आगे से सीपू से बोला कि जैसा कि रामलाल ने बोला मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। सीपू भी बोलता है तो बताओ यहाँ पे आखिरकार तुम्हें किस बारे में बात करना है? तो आगे से ग्रैंडपा अपनी टोपी को थोड़ा ऊपर की ओर करके चिल्लाते हुए इन सभी से बोलने लगा कि आज के बाद से ये जगह डोमिनेटिंग सेट के अंडर हुआ। तो अचानक से ग्रैंडपा के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद सीफू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। रामलाल भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही सोचता है कि ये आखिरकार कैसी बात बोल रहा है। अभी तो ग्रैंडपा के मुंह से ऐसी बात को सुनने के बाद यहाँ का एक सोल्जर ग्रैंडपा के ऊपर खुद के अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा अपने हाथ को सामने की ओर करके सोल्जर को हवा में ही रोक लेता है। तो इस चीज को देखने के बाद सीफू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ टेलीकिनेसिस। अभी हम लोग को ग्रैंडपा के पीछे की ओर दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा तो बस अपने हाथ को ऊपर किया होता है, लेकिन असली में ये सब कुछ तो सियाल ही कर रही होती है। ग्रैंडपा अभी धीरे से सियाल से बोलता है कि सियाल उस बंदे को जल्दी से जमीन के ऊपर पटक दो। तो सियाल भी अपना जो हाथ है उसे नीचे की तरफ कर देती है और इसके साथ साथ भी ग्रैंडपा भी अपने हाथ को नीचे की ओर करता है और देखते देखते फिर लौंडा धड़ाम करके सिर के बल नीचे की तरफ गिरता है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद शिवू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए अपने जितने भी सोल्जर है, यहाँ पे जितने भी गार्ड है, उन सभी को एक साथ ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो अभी हमें लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर अपने अपने हाथ में वेपन को पकड़ा था, उन सभी के वेपन में अचानक से आग लग जाते हैं और देखते देखते चारों ओर आग ही आग हो जाता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद दोबारा से एक और मिराकल को देखने के बाद सीपू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सीपू को समझ में आ जाता है सामने की ओर ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सीपू तो अपने मन में ये भी सोचता है कि क्या इस ओल्ड मैन के बॉडी के अंदर जो कीवा है वो डिवाइन लेवल तक पहुंच चुका है। ग्रैंडपा आगे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए इन सभी से बोलने लगता है कि इस बार तो मैं तुम लोग को ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी कोई चाल चलने की कोशिश किए तो मैं तुम सभी के सोल को पूरी तरीके से जला दूंगा। और ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे वो सभी थर-थर करके कांपने लगते हैं। ग्रैंडपा अभी रामलाल से भी बोलता है देखा ओवरव्हेलिंग पावर दिखाने की जो नतीजा है वो क्या होता है। अभी तो यहाँ पे हम लोग को एक और पर्सन को छुप छुप के इन सभी चीजों को देखता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ग्रैंडपा उसके प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और बोलने लगता है उस जगह पे जो कमीना छुपा है वो जल्दी से बाहर आ जाए, नहीं तो नतीजा क्या होने वाला है वो तो पता ही है। ग्रैंडपा के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद वह लौंडा अभी बाहर की तरफ आते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार कौन छिपा है, और ये जो लौंडा है इसका नाम होता है जैंग और ये हेवन रीचिंग अलायंस के लीडर होता है। झांग अभी कुछ टेक्निक यूज करके धीरे धीरे से सीपू से बोलने लगता है कि एल्डर मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पास्ट के एरा में ये शायद से बहुत ही पावरफुल एक डेमोनिक कल्ट के मेंबर रहा होगा या फिर डेमोनिक हेड भी रहा होगा, और इसके सिर पे देखो बाल भी है। झांग अभी सीपू से ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय यहाँ पे ग्रैंडपा आके अपने हाथ को बहुत ही तेजी से झांग के कंधे पे रखता है और झांग के कंधे पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हुए अभी पूछने लगता है क्या तुम हमारे डोमिनेट सेट के साथ एक साथ काम करना चाहोगे। बेचारा झांग अभी कर भी क्या सकता है, वो डर के मारे अभी ये अनाउंस करता है कि आज के बाद से हम लोगों का जो अलायंस है वो डोमिनेट सेट के साथ जुड़ चुका है। और इस बात को सुनने के बाद रामलाल अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर झांग चलो
पास्ट के जितने भी पुराने बातें हैं उन सभी को भूल जाते हैं और एक साथ काम करते हैं। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा रामलाल के मुंह पे हथेली से जोर से मारता है और बोलता है चुप हो जा, ऐसे कैसे तू इसे अपना भाई मान सकता है, इसे एक साइन करना होगा जिससे कि ये लोग डोमिनेटिंग सेट के अंडर मार मिटने के लिए भी तैयार हो जाए। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा दोबारा से झांग के कंधे के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हुए और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए झांग से बोलता है, क्या तुम यही पे मरना चाहते हो या फिर तुम हम लोग के साथ एक भाई की तरह रहना चाहते हो? तो जल्दी से जो रिचुअल है उसे चालू करो। ग्रैंडपा की ये बोलते ही अभी हम लोग को भाई पर ब्लड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्ट लीडर अपने जगह पे बैठे बैठे अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार कितने टाइम हो गया फिर भी चियोन अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। जो अर्थ किलर स्क्वाड है उस शायद से रामलाल को तो मार ही दिया होगा। लीडर अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, इसी समय यहाँ पे एक लौंडा भाग भाग के आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है लीडर लीडर। तो सेक लीडर जिसका नाम टियान होता है वो आगे से पूछता है कि क्या हुआ भाई, इतना ज्यादा हैरानी के साथ क्यों आ रहे हो, कि ऑर्थोडॉक्स वालों ने हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया है? तो वे लौंडा आगे से बोलता है कि हेवन रीचिंग अलायंस वाले जो कि हम लोग के साथ ज्वाइन होने वाले थे वे सभी तो डोमिनेटिंग सेट के अंडर चले गए हैं। इस बात को तो सुनने के बाद टियान पहले तो हैरान होता है लेकिन वो समझ जाता है और वो सोचते हुए बोलता है शायद से रामलाल अपने फोर्स के माध्यम से उन सभी को दबा के अपने कब्जे में ले लिया है, तो चलो सभी को तैयार करो, हम लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। सिक लीडर मतलब टियान ऐसा कुछ बोल ही रहा था लेकिन इसी समय यहाँ पे एक क्रो आ जाता है जो कि अपने साथ एक चिट्ठी को लेके आई होती है और इस चिट्ठी के अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ था कि बहुत सारे ब्लड हेडेड, और यहाँ पे ब्लड हेडेड का मतलब है रामलाल के जितने भी सोल्जर है मतलब जितने भी सेक्ट मेंबर है और ये सभी ब्लड हेडेड अभी जो हेवनली रीचिंग अलायंस है उसी तरफ ही जा रहे हैं और इसका मतलब जो डोमिनेटिंग सेक्ट है वो अभी पूरी तरीके से खाली है। और इसी मौके का फायदा उठा के अभी टियान अटैक करने की सोचता है। देखते ही देखते टियान यहाँ पे जल्दी जल्दी में निकल जाता है और अपने जितने भी साथी है उन सभी को भी बोलता है जल्दी से चलो डोमिनेटिंग सेट के अंदर। कुछ देर बाद टियान डोमिनेटिंग सेट के अंदर पहुंच जाता है और जो फ्रंट का गेट है उसे तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुस जाता है। हर एक कमरे का जो दरवाजा है उसे तोड़ तोड़ के देखता है लेकिन देखता है ये जो पूरा का पूरा रेसिडेंट है, ये जो पूरा का पूरा सेक्ट है ये तो पूरी तरीके से खाली है, यहाँ पे तो एक मक्खी भी नहीं है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद टियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, चिल्लाते हुए बोलने लगता है आखिरकार वे सभी कहाँ गए। इसी समय हम लोग को रामलाल के एक शॉट को टियान की ओर आते हुए दिखाया जाता है जिसे कि टियान ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन पॉड की वजह से पीछे की ओर थोड़ा खिसक जाता है और यहाँ पे होने वाला है रामलाल और टियान के बीच एक बहुत ही भयंकर डुएल और इसे मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप करने वाला हूँ। एंड हाँ बता देता हूँ जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि संडे को एक बहुत ही ज्यादा भयंकर सीरीज आने वाली है जिसे कि यूट्यूब पर कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तो मैं उस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ मैंने भी देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे सीरीज रिकमेंड करते हो लेकिन भाई मैं बता देता हूँ मुझे पसंद है एकदम मारपीट खून खराबा चीर फाड़ ऐसी टाइप की मानवा। तो देखो आप में से किसी को भी ऐसी चीर फाड़ होने वाली मानवा का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और हाँ अभी तक वीडियो को देख रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।